हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन। कैसे हो सब बच्चों और कैसी स्टडी चल रही है पहले ये बताओ। आई होप आपने अपना टाइम स्टडी का बढ़ा दिया होगा और बढ़ाना भी चाहिए क्योंकि बहुत कम टाइम अब एग्जाम्स में रहता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये पूरे 10 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में आएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स के एग्जाम्स में यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो है 1 3 4 6। तो इसमें से एक मोस्ट प्रोबेबली एक 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ सकता है, एक 4 या फिर 3+1, एक 4 मार्क्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 3+1 का मीनिंग यह है कि एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और एक एमसीक्यू आ सकता है। अभी जो हमारा सैंपल पेपर था सीबीएसई का, उसके अंदर पैटर्न कुछ इस तरीके से था, 4+4+1+1, यानी कि 4 मार्क का एक न्यूमेरिकल था, 4 मार्क्स का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और 1 मार्क्स के या तो 2 एमसीक्यूज या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, यानी कि पैटर्न कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जो कॉमन एस्पेक्ट वो ये है कि एक आएगा आपका न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन आएगा आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये हमारा पैटर्न है। तो पैटर्न क्या हो गया, या तो पैटर्न हो सकता है 6+3+1 या फिर 6+4 या फिर 4+4+1+1। ओके, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आपका 100% आएगा ही आएगा। अब हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि इस पूरे के पूरे चैप्टर का सिलेबस क्या है। इस पूरे चैप्टर्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ आइटम्स होते हैं। सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे जिनको हम बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पर आ जाते हैं और हम वहां कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम 3 मेथड से। फर्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड के कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्ट्स को समझ के हमको नेशनल इनकम एस्टिमेट करनी है। फोर्थ जो पार्ट है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर का, जहां पर हमें देखना है कि हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी आपने काफी सुना होगा न्यूज में, वही जीडीपी को हम यहां पर पढ़ रहे हैं। आपको आज समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में जीडीपी होती क्या है और इसका एम्प्लॉयमेंट से क्या रिलेशन है। फोर्थ सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी और वेलफेयर में क्या रिलेशन है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, इसका मीनिंग यह है कि उस कंट्री के लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर जीडीपी इंक्रीज होती है, दैट इज आल्सो मीन दैट वेलफेयर इज आल्सो इंक्रीजिंग और नॉट। इसका रिलेशन हम सबसे लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर आप न्यूमेरिकल्स पे कमांड बनाना चाहते हैं तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो छोटे छोटे आइटम्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत पॉपुलर जो 2 आइटम हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जो डिफरेंस है अगर आप ढंग से कर पाते हैं तो आराम से आप न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में, ये जो करंट वीडियो लेक्चर है, इसमें हम क्या-क्या कवर अप करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और फाइनल गुड्स क्या हैं। इस वीडियो लेक्चर में ये 6 जो आइटम है नेशनल इनकम के, वो कवर अप हम कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे स्टॉक एंड फ्लोज,
थर्ड वीडियो में इकोनॉमिक टेरिटरी एंड रेजिडेंट, एंड फोर्थ वीडियो में ट्रांसफर पेमेंट, एंड फिफ्थ वीडियो में नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। उससे आगे वाली वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड को कवर अप करेंगे, फिर इनकम मेथड को कवर अप करेंगे, फिर एक्सपेंडिचर मेथड को कवर अप करेंगे कुछ, फिर हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा जीडीपी एंड वेलफेयर। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसमें एक न्यूमेरिकल भी आता है जिसमें हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं। ओके बच्चों, मैं आपका अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम नेशनल इनकम को स्टडी कर रहे हैं तो नेशनल इनकम के एग्जांपल से ही हम समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया की बात करें और हम ये अज्यूम कर लेते हैं, वैसे तो 130 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूं टू मेक इट मोर सिंपल कि इस कंट्री में ओनली 5 पीपल्स रहते हैं, यानी कि ओनली 5 लोगों से ये कंट्री बना हुआ है। ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको बोला जाएगा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इंडिविजुअल। हर एक पर्सन एक इंडिविजुअल है, और एज्यूम कर लेते हैं ये जो पर्सन है ये 200 रुपीज अर्न कर रहा है, ये 300 रुपीज अर्न कर रहा है, ये 400, 500 प्लस 600। तो ये जो पर्सन है इंडिविजुअल बोला जाएगा, और ये जो 200 इसकी जो इनकम है ये बोली जाएगी इंडिविजुअल इनकम। इट इज टू बी कॉल्ड as a individual income. So when we study only an individual in an economy, that study is called microeconomics. What it is called? Microeconomics. तो जब भी हम किसी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं तो दैट स्टडी कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम सारे के सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को एक साथ स्टडी करते हैं और उसको एग्रीगेट यानी कि टोटल कर लेते हैं तो वो बोला जाएगा, वो स्टडी बोली जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने क्या किया यहां पर, एक हमारे पास इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, यहां पर मैं लिख देता हूं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। यहां पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? इनकम। जब हम इनकम को इंडिविजुअली मेजर करते हैं या स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को नेशनल लेवल पर स्टडी कर लेते हैं और एग्रीगेट कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, तो वो स्टडी कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंडरस्टूड? कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी ऐसा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट से मीनिंग क्या है? इनकम, डिमांड, सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं। इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को जब हम नेशनल लेवल पर यानी कि कंट्री लेवल पर स्टडी करते हैं तो वो स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? पहला पॉइंट कहां पर ध्यान है बच्चों का? पहला पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी। किसकी स्टडी हम कर रहे हैं यहां पर? इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स किसके? कंट्री के। और वो जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? एग्रीगेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं एज ए होल। तो जब हम किसी भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, किसी कंट्री के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को एज ए होल स्टडी करते हैं, वो स्टडी क्या कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन?
Macroeconomics is the study of economic aspects of a country as a whole. यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है. तो what is macroeconomics? Macroeconomics is the study of economic aspects of a country as a whole. यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं. वो 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं. पहला पॉइंट है ये एक स्टडी है. दूसरा पॉइंट है किसकी स्टडी है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की. किसके? कंट्री के. और कैसे स्टडी करेंगे हम? एग्रीगेट करके, यानी कि एज ए होल. अंडरस्टूड? तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करो. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ए कंट्री एज ए होल. अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? कोई भी इंडिविजुअल आइटम है जो आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, उसके आगे प्रीफिक्स एग्रीगेट लगा दो. ऐसा हो सकता है, तो वो हो जाएगा मैक्रो कॉन्सेप्ट्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हो जाएगा. इंडिविजुअल इनकम, यहां पे हमें नेशनल लगाना पड़ेगा. एग्रीगेट इनकम भी बोल सकते हैं. इंडिविजुअल इनकम, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स. अंडरस्टूड? नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट बजट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है. यही सारे के सारे चैप्टर्स भी हैं यहाँ पर. एम्प्लॉयमेंट को भी स्टडी करेंगे, इन्फ्लेशन को भी स्टडी करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं. सबके अलग अलग सेपरेट चैप्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. लेकिन अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा. मेरा जो फोकस रहेगा यहाँ पर वो ओनली रहेगा नेशनल इनकम. सो लेट्स revise the definition of macroeconomics one more time. What is macroeconomics? Macroeconomics is the study, first point, of economic aspects, second point, of a country as a whole. Understood? Next जो हमारे पास पॉइंट आता है, अब हमें पढ़ना होगा कि गुड्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको जब गुड्स समझ में आएगा तभी आपको इनकम समझ में आएगी, कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे. ओके, अब इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स क्या है? देखो, अकाउंट्स में तो आपने पढ़ा हुआ है गुड्स वो आइटम होता है जो बिजनेस सेल करने के लिए परचेज करता है. लेकिन इकोनॉमिक्स में गुड्स की डेफिनेशन कुछ और है. अंडरस्टूड? गुड्स की डेफिनेशन कुछ और है. और गुड्स की डेफिनेशन क्या है? ओके, अब समझते हैं. इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, नेचुरल चीजें बहुत सारी मिलती हैं जो नेचर में मिल जाती हैं, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो गए. कुछ ऑब्जेक्ट्स मैन मेड होते हैं, जैसे प्लास्टिक. बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान ने बनाई हुई हैं, वो भी ऑब्जेक्ट, यानी कि फिजिकल, यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं. और सर्विसेज रेंडर्ड, कहने का मीनिंग है गुड्स के 2 पार्ट हो गए. कैसे? कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट. फर्स्ट है फिजिकल ऑब्जेक्ट. कैसा ऑब्जेक्ट? ओके, सॉरी, फटाफट से यहां पे ले लेता हूं मैं. फिजिकल ऑब्जेक्ट पहला पार्ट है इसका. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या तो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो. और दूसरा सर्विसेज रेंडर्ड. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड हो गया सर्विसेज रेंडर्ड, यानी कि आप कभी भी किसी से सर्विस लेते हैं या देते हैं, वो भी गुड्स है. तो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, नेचुरल या मैन मेड, या फिर सर्विसेज रेंडर्ड हो, या फिर सर्विसेज अपने आप को ही क्यों ना दिए हो आपने. लेकिन एक तीसरा पॉइंट है, ये दोनों की मार्केट में कोई ना कोई प्राइस होनी चाहिए. होल्ड्स ए प्राइस इन द मार्केट. अगर ऐसा कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है या फिर ऐसी कोई सर्विस है जिसकी मार्केट में प्राइस नहीं है, या फिर उसको किसी भी प्राइस पर बेचा नहीं जा सकता है, तो उसको इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं बोला जाएगा.
ओके, तो ओनली गुड्स इकोनॉमिक्स के अंदर वही काउंट होते हैं जिनकी मार्केट में कोई प्राइस है, इसीलिए इस तरह के गुड्स को इकोनॉमिक गुड्स भी बोला जाता है। तो इकोनॉमिक्स उन्हीं गुड्स को, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, उन्हीं सर्विसेज को काउंट करेंगे हम जिनकी मार्केट में कोई ना कोई प्राइस है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? गुड इज डिफाइंड एज एनी object, physical or man-made, or services rendered that command price in the market is called goods. ओके, वीडियो को स्टिल करके नोट कर लेना, और मैंने यहां पर नीचे इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, मैन मेड या फिर नेचुरल, और जिसकी मार्केट में कुछ ना कुछ प्राइस हो, वही गुड्स कहलाएगा। आगे कोई भी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जहां पर हम सर्विसेज रेंडर्ड कर रहे हैं लेकिन उसकी मार्केट में कोई भी प्राइस नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि उस तरह की जो सर्विस है वो गुड्स नहीं है, और वो गुड्स नहीं है तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि गुड्स ही काउंट होंगे नेशनल इनकम में। क्या काउंट होंगे? गुड्स ही काउंट होंगे। तो आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसा आपको लग रहा है कि ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऐसी सर्विस है जिसकी मार्केट में प्राइस डिसाइड हो ही नहीं सकती, ये कमांड ही नहीं करता है प्राइस किसी भी मार्केट में, तो वो गुड्स नहीं है और उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आप आगे पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो अभी गुड्स की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन, गुड्स समझ में आ गया कि गुड्स क्या होते हैं, कुछ ना कुछ मार्केट में प्राइस होती है। अब गुड्स को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और पहला है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन से ही समझ आ रहा है, जिनको हम कंज्यूम करते हैं। और कंज्यूम कैसे करेंगे? या तो परचेज करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, फिर कंज्यूम करेंगे। ओके, आप एप्पल, अगर आप दो तरीके से आप एप्पल को कंज्यूम कर सकते हैं। या तो आपका गार्डन नहीं है, आपने ग्रो नहीं कर रखे एप्पल, तो किसी से परचेज कर लो, या फिर गार्डन में ग्रो करो, फिर उसको तोड़ो, फिर उसको खाओ। तो कैसे मिलेगा हमें कंजम्पशन गुड्स? या तो हम उसको परचेज करेंगे या फिर ऑन प्रोड्यूस करेंगे और अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसको कंज्यूम करेंगे। बस कितना कितना आसान है ये। कंजम्पशन गुड्स आपको समझ आ गया होगा। तो कंजम्पशन गुड इज एनी गुड दैट इज परचेज्ड और ऑन प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड टू सेटिस्फाई योर वांट्स। अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी ऐसा गुड्स जिसको हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करें तो उसकी प्राइस है, और ऑन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी भी प्राइस है। क्योंकि आप एप्पल को मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, मार्केट में प्राइस वो होल्ड करता है, तो उसकी भी मार्केट में प्राइस है। या तो फॉर एग्जाम्पल फार्मर राइस ग्रो कर रहा है, तो उस राइस को अपने कंजम्पशन के लिए खुद ही कंज्यूम कर रहा है, तो वो ऑन प्रोड्यूस्ड है, तो कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में आएगा, उसकी मार्केट में प्राइस भी है। या फिर हम उससे परचेज कर लें, तो परचेज करें तो हमने उसको प्राइस पे किया है, उसको भी हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए परचेज कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। सो व्हाट इज कंजम्पशन गुड्स? तो कंजम्पशन गुड्स इज एनी गुड्स दैट इज परचेज्ड और ऑन प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई द वांट्स, for satisfaction of the wants is called consumption goods. Understood? अब कंजम्पशन और कंज्यूमर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि जब कंजम्पशन की बात आती है तो कंज्यूमर की बात आती है। तो कंज्यूमर कुछ भी परचेज करेगा, कंज्यूमर कुछ भी परचेज करेगा वो उसका कंजम्पशन गुड है। चाहे वो राइस परचेज करे, चाहे वो टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी परचेज कर रहा है, वो सब कुछ कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में आएगा, अगर वो कंज्यूमर है तो, अगर वो हाउस होल्ड है तो। अंडरस्टूड? तो कंजम्पशन गुड्स को हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कौन से होंगे? जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें सर्विसेज देते हैं। और नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कौन से होंगे? जो जिस टाइम हम उनको यूज कर रहे हैं और उसी टाइम वो
एंड अप यानी कि कंज्यूम्ड हो जाते हैं, एंड अप हो जाते हैं, जैसे फूड, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है पॉइंट? तो ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स को ही मैंने सेकेंड पॉइंट में समझाया हुआ है। So what is durable consumer goods? Goods which yield services over a period of time are called ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। और इसमें आ जाएंगे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, व्हीकल्स, वॉशिंग मशीन्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो 1 साल से ज्यादा तक चलती हैं। तो ये ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, इनकी ज्यादा चलेंगे, लेकिन है कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में। लेकिन अगर आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो अकाउंट्स में तो इनको एसेट बोला जाता है, लेकिन यहां पर वहां पर ओनली बिजनेसमैन की बात हो रही है। यहां पर हमने दोनों को इंक्लूड कर लिया, बिजनेसमैन की भी बात करेंगे हम और कंज्यूमर की भी बात कर रहे हैं। वहां तो हमने कंज्यूमर की बात ही नहीं करी अकाउंट्स के अंदर। यहां पर पूरे सोसाइटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंज्यूमर भी आ गया, यहाँ पर प्रोड्यूसर भी आ गया, दोनों की बात करेंगे, दोनों इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। अंडरस्टूड? तो हम अब हम कंजम्पशन गुड्स की जब हम बात करते हैं तो ओनली कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर थोड़े ना कंज्यूम करेगा, वो तो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो भी कंज्यूमर। क्योंकि अगर आप इस बात को समझो, एक सोसाइटी के अंदर हाउस होल्ड्स होते हैं ओनली। इकोनॉमिक्स में जो सोसाइटी का हर एक बंदा है उसको हाउस होल्ड्स बोला जाता है। एक हाउस होल्ड खुद में कंज्यूमर भी है और वो प्रोड्यूसर भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्विसेज दे रहा हूं टीचिंग की, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं प्रोड्यूसर हूं। अंडरस्टूड? लेकिन मैं कंज्यूमर भी हूं, क्योंकि पढ़ाने के अलावा जो टीचिंग के जो सर्विसेज मैं क्रिएट कर रहा हूं और उनको सेल कर रहा हूं और उससे मैं अर्न कर रहा हूं, तो ये मेरी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो गई, लेकिन मैं कंज्यूमर भी हूं। क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी चीजें मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बाकी सारी चीजों के लिए मैं दूसरे हाउस होल्ड्स पे डिपेंड करता हूं और मैं कंज्यूमर भी हूं। मैं टीवी बाहर से परचेज कर रहा हूं क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। फ्रिज भी मैं बाहर से ले रहा हूं, वेजिटेबल्स बाहर से ले रहा हूं, राशन बाहर से ले रहा हूं, तो मैं कंज्यूमर भी हूं और प्रोड्यूसर भी हूं। तो पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम कंजम्पशन गुड्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम। कंज्यूमर कुछ भी परचेज कर रहा है, वो उसको कंज्यूम कर ले रहा है, उससे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने कार परचेज करी, तो कार बाहर खड़ी हुई है सड़क पे। अब मैं उसको, जब मेरे पास टाइम होगा ट्यूशन से, जब मैं फ्री होऊंगा संडे या सैटरडे को, बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा। इसके अलावा तो बेकार खड़ी हुई है ना, उससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो कार मुझे कमा के नहीं दे रही है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मीनिंग क्या है? कुछ कमा के दे भाई। तो कार तो ऐसी पड़ी हुई है। क्लियर है पॉइंट? तो तो कार मेरे लिए क्या है? कंजम्पशन है। टीवी मेरे लिए कंजम्पशन है, फ्रिज मेरे लिए कंजम्पशन है। तो एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंजम्पशन गुड्स को देख रहे हैं। और कोई अगर कंज्यूमर है और वो कुछ भी परचेज करे, चाहे वो ड्यूरेबल है चाहे वो नॉन ड्यूरेबल है, सब कुछ कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में आएगा। और कंजम्पशन गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो यूज करते समय ही खत्म हो जाते हैं, जैसे फूड, इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड? वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लर्न कर लेना और एक बार कमेंट में जरूर लिख के दिखाओ आप मुझे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। डेफिनेशन लिखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन लिखो, कमेंट में लिख दो, कोई इशू नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी में क्या होता है कि जितनी बार आप लिखोगे ना, उतना ज्यादा लर्न होगा। और पूरी डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपके उसके जो मेन पॉइंट होते हैं ना, उनको लर्न कर लो और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब अपने आप लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 पॉइंट्स क्या है? एक स्टडी है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की ऑफ ए कंट्री एज ए होल, बस इज एम आर खुद लगा लेना। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन को लर्न करो और एज इट इज तो कभी लर्न कर ही नहीं पाओगे। अंडरस्टूड? तो कंजम्पशन गुड्स की डेफिनेशन क्या होगी? कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू द गुड्स दैट आर परचेज्ड और ऑन प्रोड्यूस्ड टू फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स ओन वांट्स, इज कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स।
अंडरस्टूड? तो पॉइंट्स लर्न कर लो, उसके थ्रू आपकी डेफिनेशन अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी। तो हमने कितनी डेफिनेशन कर ली? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और कंज्यूमर गुड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो जब हम कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू। कंजम्पशन गुड्स की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू था, और जब हम कैपिटल गुड्स की बात करेंगे तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया? प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स परचेज करता है जिससे वो और दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके, जैसे मशीनरी, जैसे बिल्डिंग। ये कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, अब प्रोड्यूसर आ गया। तो प्रोड्यूसर ऐसे किसी भी गुड्स को परचेज करे जिससे वो दूसरे गुड्स बना सके, उसको कैपिटल गुड्स बोला जाएगा। क्या है डेफिनेशन? तो कैपिटल गुड्स कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड for producing other goods. Capital goods refers to those goods which are capable of being used for producing other goods are called capital goods। यानी कि मोटा मोटा हमें समझ आ गया कि ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में काम आते हैं कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। और ये कैपिटल गुड्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर इनको परचेज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंज्यूमर है कार परचेज करता है, क्लियर है, अगर एक कंज्यूमर है कार परचेज करता है तो वो कंजम्पशन गुड्स हो गया। लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर है वो कार परचेज कर रहा है और उसको अपने बिजनेस में एम्प्लॉय कर रहा है, बिजनेस में उसके काम आ रही है, ट्रांसपोर्ट के काम आ रही है, एम्प्लॉयज के आने जाने के काम आ रही है, तो एक तरीके से वो उसका कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में काम आ रही है। अंडरस्टूड? क्लियर है पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, ये कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम समझते हैं कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। एक जगह तो मैं कह रहा हूं कि कार एक कंजम्पशन गुड्स है, दूसरी जगह मैं बोल रहा हूं कि ये कैपिटल गुड्स है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है यूज के बेसिस पर। और इकोनॉमिक्स में दो लोग हो गए, हाउस होल्ड यानी कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। हाउस होल्ड कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, जैसे कि हमने पहले बताया कंजम्पशन गुड्स की डेफिनेशन में, चाहे वो ड्यूरेबल है चाहे वो नॉन ड्यूरेबल है, वो उसको कंज्यूम कर लेगा, यानी कि उससे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एज ए हाउस होल्ड अगर मैं कार परचेज कर रहा हूं तो वो कार से मैं कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो कार तो भाई पार्किंग में या रोड पे खड़ी हुई है। जब भी मुझे ट्यूशंस वगैरह से टाइम मिलेगा तब जाके मैं बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा या कहीं आउटिंग पे चलेंगे, तो बाकी तो मैं उससे कुछ कर ही नहीं रहा। एक तरीके से कार मैंने परचेज कर लिया, वो कंज्यूम हो जाएगी 15 ईयर्स के अंदर। क्लियर है पॉइंट? तो मैं कुछ भी एज ए हाउस होल्ड कुछ भी परचेज में करता हूं तो वो मेरा कंजम्पशन ही होगा। लेकिन एज ए प्रोड्यूसर अगर मैं कार परचेज करता हूं या मशीनरी परचेज करता हूं तो वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि मैं उससे फर्दर प्रोडक्शन करने वाला हूं। तो ये डिफरेंस है यूजेस का, यानी कि जो गुड्स है वो यूज के अकॉर्डिंग, यानी कि कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंग वो या तो कंजम्पशन गुड्स होगा या फिर वो कैपिटल गुड्स होगा। अगर वो हाउस होल्ड है तो वो 100% कंजम्पशन गुड्स ही होगा। लेकिन अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो आप उसने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो या तो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आएगा या फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आएगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? तो अभी कार का जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, कार अगर कोई हाउस होल्ड परचेज करता है तो वो कंजम्पशन गुड्स है। कार अगर कोई प्रोड्यूसर परचेज करता है तो वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन
आगे एक और डिफरेंशिएट भी हो सकता है, कार इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है अगर प्रोड्यूसर ने उसको सेल करने के लिए परचेज किया है तो। उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक और यूज़ चेंज हो गया, यूज़ चेंज हो गया। लेकिन अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में। अगर कार हाउस होल्ड परचेज करता है तो कंजम्पशन गुड्स है 100%। लेकिन अगर प्रोड्यूसर परचेज करता है कार को और बिजनेस में लगा देता है, जिससे बिजनेस में उसको चलाने में हेल्प हो रही है, दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, तो वो उसका कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ओके जी। अब हम समझते हैं, थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैं ब्रीफ करके चल रहा हूँ आपको, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, तो हाउस होल्ड कुछ भी परचेज करे, वो कंजम्पशन गुड्स भी होगा और फाइनल गुड्स भी होगा। हाउस होल्ड कुछ भी परचेज करे, वो कंजम्पशन गुड्स भी होगा और वो फाइनल गुड्स भी होगा। ये बात ध्यान रखना। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। कंजम्पशन गुड्स पढ़ ही चुके हैं क्योंकि वो उसको कंज्यूम कर लेगा। फाइनल गुड्स का मैं एक आइडिया आपको ब्रीफ दे देता हूँ। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको फाइनल गुड्स को पहचानने में हेल्प हो जाएगी। फाइनल गुड्स का मीनिंग है कि वो आगे कहीं और ट्रांसफर नहीं होने वाला गुड्स। कार एक हाउसहोल्ड ने परचेज कर ली, कार को वो अपने पास रखेगा क्योंकि कंजम्पशन के लिए लिया है उसने, वो कहीं उसको आगे ट्रांसफर नहीं करने वाला है, आगे उसको सेल नहीं करेगा, फाइनल डेस्टिनेशन पर आ गया है वो गुड्स, आगे नहीं ट्रांसफर होने वाला है, तो वो फाइनल गुड्स ही होता है। अंडरस्टूड? तो हाउस होल्ड कुछ भी परचेज करे वो कंजम्पशन गुड्स भी होगा और वो फाइनल गुड्स भी है। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर है तो वो प्रोड्यूसर कुछ भी परचेज करेगा, या तो वो उसके कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आएगा या फिर वो उसके इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आएगा। कैपिटल गुड्स का मीनिंग है कि अगर प्रोड्यूसर ने ऐसा कोई गुड्स परचेज किया है जिससे वो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, तो वो उसका कैपिटल गुड्स होगा। फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गई, कार हो गई, बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ये उसके कैपिटल गुड्स होंगे क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो उसके दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं, तो वो कैपिटल गुड्स हो गया। लेकिन अगर वो उस गुड्स को आगे रीसेल कर देता है, यानी कि उसका जो पर्पस है उसको आगे रीसेल करने का ही है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। या फिर वो रॉ मटेरियल परचेज करे और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट कर ले, यानी कि फाइनल गुड्स बना ले आगे सेल करने के लिए। फिनिश गुड्स को फाइनल गुड्स ही बोलते हैं। फिनिश गुड्स बना ले, उसको कन्वर्ट करके, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना ले और आगे उसको रीसेल करे, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स होगा। फॉर एग्जांपल एक होटल ने मिल्क परचेज किया और मिल्क को एज इट इज आगे रीसेल कर दिया विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो वो उसका क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। या फिर उस मिल्क से उसने बटर बना लिया, तब भी वो उसका क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसने कुछ गुड्स परचेज किया है तो वो कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। अगर वो उसको आगे अपने पास रखे हमेशा के लिए, जब तक वो डेप्रिशिएट होके खत्म ना हो जाए, तो वो कैपिटल गुड्स भी होगा और वो फाइनल गुड्स भी होगा क्योंकि उसने उसको अपने पास ही रखा हुआ है। तो फाइनल गुड्स कौन से हो गए? हाउस होल्ड यानी कि कंज्यूमर कुछ भी परचेज करेगा, फाइनल गुड्स है। और प्रोड्यूसर जो कैपिटल गुड्स परचेज करेगा और उनको हमेशा अपने पास रखेगा और उससे दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, वो कैपिटल गुड्स भी होंगे और वो फाइनल गुड्स भी होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स कभी फाइनल गुड्स नहीं होते। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर परचेज करता है आगे रीसेल करने के लिए, या फिर वो रॉ मटेरियल होता है, उससे वो सेमी फिनिश गुड्स या फिर फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट कर लेता है आगे सेल करने के लिए। यानी कि विद इन ईयर होना चाहिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए? विद इन ईयर, 1 साल के अंदर या तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए या फिर क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट
हो जाए, यानी कि उसमें एडअप हो जाए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, यही आपको 2 चीजें समझनी है। ये मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया कि फाइनल गुड्स को कैसे पहचानेंगे और इंटरमीडिएट गुड्स को कैसे हमें पहचानना है। आगे हम इनको डिटेल में और पढ़ने वाले हैं, एक और बार रिवाइज करेंगे, लेकिन और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स वाला जो आपका पार्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से बोला गया है। किस नाम से बोला गया है? कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। बहुत सारे आप नाम सुनेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको समझ आ रहा है कि बिजनेस में जो आपने पैसा लगाया है वो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में हल्का सा फर्क है ड्यूरेशन ऑफ द टाइम का। वो कैसे हम देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल 2016 में मैंने कोई बिजनेस शुरू किया और अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2020 मान लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट किया, 17 1 ईयर, 18 31 मार्च सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो 31 मार्च 2020 को जब हमने कैपिटल को कैलकुलेट किया, क्लोजिंग कैपिटल वो कितना आया? 6 लाख। ये 6 लाख जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2020 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। तो ये जो ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020-21, वो कितनी ओपनिंग कैपिटल से चल रहा है? 6 लाख की ओपनिंग कैपिटल है। अंडरस्टूड? अब आपने क्या किया? ड्यूरिंग द ईयर 1 जून 2020 को 50,000 और उसमें इन्वेस्ट किए, 1 सितंबर 2020 को 60,000 इन्वेस्ट किए, 1 जनवरी 2020-21 को 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया। तो टोटल आपने कितना पैसा और लगा दिया? 2,10,000। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 8,10,000। अब इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं। आपकी ओपनिंग कैपिटल, आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 6 लाख। आपने ड्यूरिंग द ईयर जितना पैसा लगाया है वो है 2,10,000 और इसी को ही बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। और आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 8,10,000। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट को समझने का तरीका क्या हो गया इकोनॉमिक्स के अंदर? ड्यूरिंग द ईयर जितना और आप पैसा लगाते हो बिजनेस के अंदर, उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और वो इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल में एडअप होके क्लोजिंग कैपिटल का पार्ट बन जाती है और वही ओपनिंग कैपिटल हो जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो क्या कॉन्सेप्ट है? ओनली डेट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे तो वो कैपिटल होगी और ड्यूरिंग द ईयर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हो गई। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ये है कि एडिशन टू द करंट स्टॉक ऑफ कैपिटल। एडिशन, कितना एडिशन हमने और किया? 2,10,000 का। तो करंट स्टॉक ऑफ कैपिटल हमारा था 6 लाख। तो करंट स्टॉक ऑफ कैपिटल 6 लाख में आपने 2,10,000 और एड अप कर दिया। तो एडिशन टू द करंट स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड? तो मैंने यहां पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है एक बार देखते हैं। तो एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग ए पीरियड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड? और इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। और कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि साल के आखिरी में और साल के शुरू में, अगर आप देखोगे कि कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है या कितना टोटल आपने कितना पैसा लगा दिया है, तो वो कैपिटल कहलाएगी। और ड्यूरिंग द ईयर आप देखोगे, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पैसा लगाया, तो वो कहलाएगी इन्वेस्टमेंट। द कैपिटल गुड्स एडेड टू दिस कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड investment. The accumulated stock of capital goods at the beginning of the year is called capital. Accumulated यानी कि टोटल कर लिया था, और ड्यूरिंग द ईयर में जो एड अप किया है आपने, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। समझ आ गया होगा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाते हैं। अब हम देखते हैं फिक्स्ड एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स में पैसा लगाओगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और रॉ मटेरियल में पैसा लगाओगे,
तो वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। बस इतना सा इसमें डिफरेंस है। मशीन परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, कैपिटल गुड्स आप परचेज कर रहे हो तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, कोई भी एसेट है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन का कांसेप्ट, थोड़ा आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई भी एसेट होता है ना, कोई भी आप एसेट परचेज करते हो तो उसकी वैल्यू है ना धीरे-धीरे करके कम होती रहती है, नॉर्मल वियर एंड टियर बोलते हैं। तो वो जो उसकी वैल्यू कम हो गई ना, उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। या फिर कोई फोरसीन ऑब्सोलेसेंस हो सकती है। ऑब्सोलेसेंस का मतलब टेक्नोलॉजी का ओल्ड हो जाना, या फिर अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हो जाना, उसको ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। फोरसीन होना चाहिए, यानी कि पहले से लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो नेचुरल वियर एंड टियर और फोरसीन ऑब्सोलेसेंस। फोरसीन ऑब्सोलेसेंस में अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, या फिर मार्केट डिमांड में कोई चेंज आ गया है, तो वो फोरसीन होता है। तो नॉर्मल अगर हो रहा है, फोरसीन है, नॉर्मल वियर एंड टियर है तो डेप्रिसिएशन। लेकिन अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस है, अचानक से मार्केट में चेंज आ गया, अचानक से नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, या फिर अचानक से गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो वो कैपिटल लॉस बोला जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो नॉर्मल वियर एंड टियर है, ओके जी, या फिर फोर्सिन ऑब्सोलेंसेस है। लेकिन अगर नेचुरल कैलेमिटीज है, अनफोर्सिन ऑब्सोलेंसेस है, तो वो कैपिटल लॉस बोला जाएगा, वो डेप्रिसिएशन नहीं है। इसमें एक एमसीक्यूज आ सकता है, अगर एमसीक्यूज में कोई नेचुरल कैलेमिटीज की बात हुई है या फिर अनफोर्सीन वर्ड लिखा हुआ है ऑब्सोलेंसेस, तो वो कैपिटल लॉस होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया था, तो उसमें हमने भैया कितना पैसा लगाया था, 2,10,000 इन्वेस्टमेंट किया था हमने। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट की है तो उसको तो बोला जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाएगा उसको, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो 2,10,000 है, इसमें ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ तो नॉर्मल वियर एंड टियर होगा। तो इसमें नॉर्मल वियर एंड टियर हो गया 10,000 रुपीज का, और इस 10,000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2 लाख रुपीज, और ये जो 2 लाख रुपीज है ये हमारी हो जाएगी नेट इन्वेस्टमेंट। कहने का मीनिंग है कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट तो वो ग्रॉस ही होगी। क्या लिखा मैंने, इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस। नेट इन्वेस्टमेंट का मीन है उसमें से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से कितना माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में अभी मैंने आपको पीछे डिटेल में बता दिया था, और एक बार इसकी है ना डेफिनेशन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स रेफर टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज which are purchased during the year by one production unit from other production units and completely used up or resold during the same year। या तो उसको बेच दिया जाएगा, या तो उसको आगे बेच दिया जाएगा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, या फिर उसको उसी साल फिनिश गुड्स में या फिर सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है तो उसको हम रॉ मटेरियल के यानी कि स्टॉक, रॉ मटेरियल के स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में एडअप कर देंगे, तो तब भी वो इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, डेयरी से, डेयरी एक प्रोडक्शन यूनिट है, उससे होटल वाले ने या फिर किसी शॉपकीपर ने जो दूध को आगे बेचता है, उसने उससे दूध खरीदा, तो एक प्रोडक्शन यूनिट ने से दूसरी प्रोडक्शन यूनिट्स ने मिल्क परचेज किया है। क्लियर है। अब वो शॉप पे मिल्क लाके रख लेगा, कंज्यूमर्स आएंगे उससे एज इट इज उससे खरीद के ले जाएंगे, तो उसने उसको एज इट इज आगे बेच दिया। तो मिल्क
क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, उसने उसको अपने पास नहीं रखा, आगे रीसेल कर दिया विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। या फिर अब वो ऐसा करे, उस मिल्क से बटर बना ले या फिर उस मिल्क से स्वीट्स बना ले, तब भी वो मिल्क उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा, क्योंकि उसने उस इंटरमीडिएट गुड्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, फाइनल गुड्स यानी कि फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको वो आगे रीसेल कर देगा। अब वो आगे किसको रीसेल करता है ये डिपेंड करता है। अगर वो आगे फिर दोबारा से किसी प्रोडक्शन यूनिट को बेचेगा, फिर आगे एक प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग ये हो गया कि ऐसा गुड्स जो कि एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से परचेज करती है, या तो वो उस गुड्स को आगे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन रीसेल कर देगी, या फिर उस गुड्स से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा विद इन ए ईयर, उसी ईयर के अंदर, या फिर उसी ईयर में वो कन्वर्ट नहीं होता है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक में एडप्ट कर दिया जाएगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। अंडरस्टूड। अब इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इसकी डेफिनेशन लिखें। एक, प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्टिंग यूनिट से खरीदती है, या तो ये कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा इन प्रोड्यूसिंग फाइनल प्रोडक्ट्स और एडेड अप टू क्लोजिंग स्टॉक, या फिर रीसोल्ड कर दिया जाएगा, रीसेल कर दिया जाएगा विदाउट एनी ऑल्टरेशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, एज इट इज उसको सेल कर दिया जाएगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो आपने सुना होगा इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे। डबल काउंटिंग आपने सुना होगा, एक पढ़े डबल काउंटिंग, तो डबल काउंटिंग के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अब वही इंटरमीडिएट गुड्स से इंटरमीडिएट कंजम्पशन की डेफिनेशन हो जाती है। Intermediate consumption refers to the expenditure incurred by a production unit on purchasing those goods and services from other production unit which are meant for resale or for completely using up during the same year। और completely using up का मीनिंग ये है कि या तो उसको फाइनल प्रोडक्ट्स में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, या फिर अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है तो उसको रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर लिया जाएगा। दोनों ही बातें कंप्लीटली यूजिंग अप में आती हैं। अंडरस्टूड। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था। फाइनल गुड्स का मीनिंग ये है कि जो कंज्यूमर कुछ भी परचेज करेगा वो उसका फाइनल गुड्स भी है, कंजम्पशन गुड्स भी है। प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स यानी कि कैपिटल गुड्स परचेज करता है और इंटरमीडिएट गुड्स परचेज करता है। तो जो कैपिटल गुड्स वाली जो कैटेगरी है वो फाइनल गुड्स भी बोला जाता है उसको। अब देखते हैं फाइनल गुड्स की डेफिनेशन क्या है। गुड्स and services purchased or on produced for the purpose of consumption and investment are final goods। for the purpose of consumption, तो consumption का मतलब consumption goods आ गया, और इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हो गया कि इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीनरी परचेज कर रहा है। कैपिटल गुड्स को परचेज करना ही तो इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कैपिटल गुड्स परचेज करता है तो वो भी फाइनल गुड्स हो गया। तो ये ऑन प्रोड्यूस भी हो सकती हैं और परचेज भी हो सकती हैं। तो ये गुड्स भी हो सकते हैं। गुड्स में तो सब कुछ आ गया ना, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी आ गया, सर्विसेज भी आ गया। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड और ऑन प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड और ऑन प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर फाइनल गुड्स। एक बार पीछे वाली स्लाइड्स हम देखते हैं जहां पर हमने डिस्कस किया था। ये देखो जी, हाउस होल्ड आ गया जी। हाउस होल्ड क्या पॉइंट है इसका, कंजम्पशन पॉइंट है ना, तो कंजम्पशन तो फाइनल गुड्स हो गया। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। और ये गुड्स एंड सर्विसेज अगर ये परचेज करते हैं या फिर ऑन प्रोड्यूस करते हैं, ऑन प्रोड्यूस में क्या हो गया, उसकी मार्केट में कोई प्राइस होनी चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड और ऑन प्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या हो गए, अगर आपको कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने कुछ भी परचेज किया है, वो हाउस होल्ड है, कंज्यूमर है, हाउस होल्ड है, और उसने कुछ भी परचेज किया है, तो वो उसका फाइनल गुड होगा।
क्योंकि उसने कंजम्पशन के लिए लिया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लग रहा है कि वो प्रोड्यूसर है और उसने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया है, तो वो भी फाइनल गुड्स होगा। लेकिन अगर उसने ऐसा लग रहा है वो प्रोड्यूसर है और ऐसा लग रहा है कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो उसको आगे रीसेल कर देगा या फिर इससे कोई फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, तो वो उसका फाइनल गुड्स नहीं होगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा, आप आसानी से पहचान लेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होता है। अंडरस्टूड? तो इसमें आपको क्या बातें समझनी है? फाइनल प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड फॉर ऑन यूज, नॉट फॉर रीसेल, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल के लिए ही परचेज किया जाता है। अंडरस्टूड? क्लियर है पॉइंट? यानी कि कोई भी आप सर्विस ले रहे हो और गुड्स परचेज कर रहे हो, सर्विस खरीद रहे हो और परचेज कर रहे हो और उस सर्विस और गुड्स को आप आगे सेल कर दोगे, तो वो हमारा फाइनल गुड्स नहीं है, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बार क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया हुआ है, एक लॉ फर्म है, लॉ फर्म ने एक लॉयर को हायर किया और उसकी सर्विसेज ली। ठीक है, लॉ फर्म के पास कहीं से केस आया क्लाइंट का, अब लॉ फर्म ने एक लॉयर को हायर किया, लॉयर से उसने सर्विसेज ली और इन्हीं सर्विसेज को किसको बेच दिया? आगे बेच दिया। तो लॉ फर्म ने लॉयर को जो पेमेंट की है वो लॉ फर्म की क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट गुड्स है वो, क्योंकि उसने उसको आगे सेल कर दिया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, समझ आया? किसी होटल ने मिल्क परचेज किया और मिल्क को आके एज इट इज आगे रीसेल कर दिया, तो वो उसका इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कभी भी हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन क्यों नहीं करते हैं इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। अंडरस्टूड? तो नो प्रोडक्ट इज ऑलवेज फाइनल और ऑलवेज इंटरमीडिएट। ये बात ध्यान रखना है आपको। कोई भी प्रोडक्ट या तो कभी फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उसको यूज कौन कर रहा है। तो मैं यहां पर कंजम्पशन को यानी कि हाउस होल्ड को एच से लिखूंगा और प्रोड्यूसर को पी से। तो मिल्क अगर हाउस होल्ड परचेज करता है और प्रोड्यूसर परचेज करता है, अगर मिल्क हाउस होल्ड परचेज करेगा तो इसको आगे रीसेल करेगा, ये तो कंज्यूम कर लेगा ना। और हाउस होल्ड कुछ भी परचेज करे, कुछ भी, एनीथिंग, हाउस होल्ड कुछ भी परचेज करे, कुछ भी परचेज करे, वो फाइनल गुड्स ही होता है। अब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर और मिल्क परचेज करेगा तो ऑब्वियसली भाई, प्रोड्यूसर मिल्क परचेज कर रहा है तो उसको आगे या तो वो उससे स्वीट्स बना लेगा या फिर आगे उसको एज इट इज रीसेल कर देगा। तो ये इसका हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, समझ आ रहा होगा आपको वैसे तो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम आईसी से लिखते हैं। अब यहां पे फिर दोबारा से सर्विसेज ऑफ मैकेनिक, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। तो हाउस होल्ड के लिए तो उसने सर्विस ली है मैकेनिक की, तो इसके लिए तो ये फाइनल गुड्स हो गया। क्लियर है? अंडरस्टूड? लेकिन अगर प्रोड्यूसर सर्विसेज ले रहा है मैकेनिक की, तो वो तो अपनी कॉस्टिंग में उसको एडअप कर लेगा ना। फाइनल गुड्स की जो प्राइस होती है उसमें एडअप हो जाएगा, कॉस्टिंग में एडअप हो जाएगा और उस प्रोडक्ट को वो आगे रीसेल कर देगा। जैसे मैंने लॉ फर्म का एग्जांपल लिया कि सर्विस लिया और सर्विस को आगे बेच दिया, तो इसके लिए तो ये आईसी हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बात करते हैं साइकिल की, तो ये हो जाएगा जी हाउस होल्ड, ये प्रोड्यूसर। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, साइकिल डीलर भी हो सकता है, साइकिल डीलर है। साइकिल डीलर, तो अब हाउस होल्ड है तो सीधा आंख बंद करके फाइनल गुड्स। प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर है तो इसने साइकिल को, भैया साइकिल को बिजनेस में यूज करने के लिए लिया है, तो इसका भी ये कैपिटल गुड्स हो जाएगा।
और कैपिटल गुड्स में आपको मैंने बताया था, कैपिटल गुड्स बिजनेस को हेल्प करता है, और कैपिटल गुड्स भी कैसा गुड्स होता है? फाइनल गुड्स। ये इसने सेल करने के लिए नहीं खरीदा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर साइकिल डीलर है, तो साइकिल डीलर तो साइकिल परचेज करेगा एज इट इज, और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन उसको आगे से रीसेल कर देगा, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? आईसी हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ऐसे ही कार में हो सकता है, कार में एक हाउस होल्ड हो गया, एक प्रोड्यूसर हो गया, एक कार डीलर हो गया, सीडी कार डीलर। तो इसके लिए हाउस होल्ड के लिए हो जाएगा जी हमारा ये फाइनल गुड्स। हाउस होल्ड के लिए कुछ भी हो, फाइनल गुड्स ही होता है। प्रोड्यूसर है, कार अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो ये इसका कैपिटल गुड भी हो गया और ये इसका फाइनल गुड भी हो गया। लेकिन अगर कार डीलर है, कार डीलर ने तो उसको एज इट इज परचेज करके आगे रीसेल कर दिया ना, तो इसके लिए हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो समझ आई आपको बात? तो कोई भी जो प्रोडक्ट है वो फाइनल और इंटरमीडिएट नहीं होता, डिपेंड करेगा कि उसको कौन यूज कर रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे आइटम्स आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन अगर आप अकाउंट्स के छात्र हो, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, तो आप ये समझ लो कि जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी कि जितनी भी पीएनएल में खर्चे आएंगे, वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में एड अप हो जाते हैं। वो सारे के सारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन होते हैं। जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग और पीएनएल में जितने भी एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। वो कैसे एक्सपेंडिचर होंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन होंगे, यानी कि कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में एडअप हो जाएं, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होते हैं। आर्ट्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं इसमें कि फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोडक्ट है साइकिल मैन्युफैक्चर करने का है, तो मैंने इसमें लेबर को हायर किया हुआ है, फैक्ट्री का मेरा जो एक्सपेंसेस है, फिर मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, फिर मेरे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, फिर मेरे सेल्स के एक्सपेंसेस हैं, तो सारे के सारे, और मेरा जो रॉ मटेरियल है, तो जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो रॉ मटेरियल परचेज किया है, मान लेते हैं मैंने 1000 रुपीज का, और ये सारे के सारे मेरे जो एक्सपेंसेस आ गए हैं वो 800 रुपीज के आ गए हैं, तो ये मेरी जो कॉस्टिंग हो गई 1800। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रॉ मटेरियल तो होता ही हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता ही होता है। तो 800 और 1800 हो गया, मैं इसमें अपना प्रॉफिट एडअप करूंगा, तो मैंने अपने इसमें प्रॉफिट एडअप कर लिया, मान लेते हैं 200 रुपीज का, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 2000 रुपीज। तो मैं इस पे 200 रुपीज अर्न कर रहा हूं। अंडरस्टूड? तो यहाँ ये जो 800 की जो कॉस्टिंग थी, वो सारी की सारी रॉ मटेरियल में एडअप होके वो मैं किसी और से चार्ज कर रहा हूं, यानी कि मैं उसको रीसेल कर रहा हूं। 800 को भी तो मैंने रीसेल ही कर दिया, 1000 को तो मैं रीसेल कर ही रहा हूं, और 800, और ये सारा के सारा किसमें? फाइनल गुड्स का पार्ट हो गया ना। तो रॉ मटेरियल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स का पार्ट हो जाते हैं। तो आप अकाउंट्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको एक ऐसा आइटम कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ है और लग रहा है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगी। ओके जी। और बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स आते हैं वो सारे के सारे एसेट्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा फाइनल गुड्स हो गया, और कंजम्पशन हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स और कंजम्पशन। ठीक है, मतलब कंजम्पशन मैं यहाँ पे लिख दिया है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल गुड्स वो सारे के सारे फाइनल गुड्स ही होते हैं, और कंजम्पशन यानी कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ ही फाइनल गुड हो गया। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ही फाइनल गुड्स हो गया। प्रोड्यूसर में थोड़ा पहचानने में मुश्किल होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर में दो पार्ट हो जाते हैं, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइनल गुड्स नहीं है, ओनली कैपिटल गुड्स वाला जो पार्ट है वो फाइनल गुड्स है, उसको हमें पहचाना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर फाइनल एंड विच आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स?
ए मशीन परचेज्ड फॉर इंस्टॉलेशन इन ए फैक्ट्री, ये प्रोड्यूसर है। तो कभी भी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए उसमें आप चेक कर लो ये कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है। तो अगर प्रोड्यूसर है और वो उसका कैपिटल गुड्स है, तो इसने जो मशीन परचेज किया और उसको इंस्टॉल करा लिया, तो यानी कि ये कैपिटल गुड्स हो गया, इससे आगे वो फर्दर प्रोडक्शन करने वाला है, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल गुड्स, क्योंकि ये इसका फाइनल एक्सपेंडिचर है। कैसा एक्सपेंडिचर है ये? फाइनल एक्सपेंडिचर है, यानी कि कैपिटल गुड्स पे इसने खर्चा किया है, तो ये फाइनल गुड्स हो गया। ठीक है, फीस पेड टू द लॉयर बाय ए प्रोड्यूसर। अरे देखो, प्रोड्यूसर लॉयर को फी पे कर रहा है, और फी पे कर रहा है तो ये कैसा एक्सपेंडिचर हो गया? इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि ये यहां पर इसको एडअप कर लेगा अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में, तो ये इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया जी। ओके जी। मिल्क परचेज बाय ए होटल, तो होटल मिल्क का क्या करेगा भाई? मिल्क तो उसने रीसेल के लिए परचेज किया होगा, या इससे कोई स्वीट्स वगैरह बना लेगा, तो ये भी इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। लेकिन रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे होटल ने मिल्क जो परचेज किया है वो रीसेल के लिए परचेज किया है, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। प्रोड्यूसर ने जो लॉयर को फीस दी है, ठीक है जी, ये इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, क्योंकि इसने इस लॉयर की जो सर्विसेज हैं वो आगे उसको रीसेल कर देगा। ठीक है, नहीं समझ आया? या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका, तो आगे उसको रीसेल कर देगा, उसके फाइनल प्रोडक्ट्स का पार्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। और मशीन जो परचेज की है ये कैपिटल गुड्स है, और कैपिटल गुड्स सारे के सारे क्या होते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, ये आपको आइडिया हो गया, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि आंसर आपको कैसे देना है। अभी आप थोड़ा ओवरव्यू समझ लें कि भाई ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं, लेकिन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स में चीजें समझ आ जाती हैं कि हमें ये ऐसे करना है, हाँ हाँ ये ऐसे होगा, लेकिन जब हम लिखने के लिए बैठते हैं तो लिख कुछ और देते हैं, तो एग्जैक्टली जो एग्जामिनर को चाहिए ना वो हम नहीं लिख पाते। तो हम आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो वो सारा लिख के करेंगे कि भाई इसका, हाँ ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इसका ये रीजन है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज का जो सेशन है आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और हमने जो डिसाइड किया था सारे के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लिया, कंजम्पशन गुड्स कर लिया, कैपिटल गुड्स भी कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, इंटरमीडिएट गुड्स भी कर लिया, और फाइनल गुड्स भी हमारा कवर अप हो गया है। ओके, सो subscribe my channel for the next video lecture of national income. Thank you very much for watching.